नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की सेकेंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस यूनिट के अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एटम्स के कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर वहाँ तक उनकी डिस्कवरी किसने की, उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है और कितना मास होता है, इस सब के बारे में। और फिर एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। फिर इस यूनिट के लास्ट में हम करेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, यानी कि सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स में वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत प्यारी सी यूनिट है, बेसिक यूनिट्स है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एटम। The smallest particles of an elements which may or may not have independent existence। एक एलिमेंट्स के छोटे से छोटा पार्टिकल्स जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एटम्स ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन यानी कि जो नोबल गैसेज होती हैं, उनके जो एटम्स होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। बाकी जो एटम्स हैं वो दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 के रूप में एग्जिस्ट करती है और नाइट्रोजन N2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में। तो यहाँ पे एटम क्यों जुड़ते हैं वो हम केमिकल बॉन्डिंग वाली जो यूनिट आएगी उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, हिस्टोरिकल बातें करेंगे। तो सबसे पहले 1960 के आसपास एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, और उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो देखिएगा। फर्स्ट वन इज द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये विलियम क्रूक्स ने इसको परफॉर्म किया था। और क्या कहता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमारे पास, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय विलियम क्रूक्स। नाइनटीन 1960s के आसपास उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या किया बेटा, एक 60 सेंटीमीटर ग्लास की लंबी ट्यूब ले ली और इसके अंदर जो दो हैं मेटल की रोड फिट कर दी, और इन मेटल की रोड को बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी से जोड़ने के बाद यहां पे ये हमारी बैटरी होगी, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, इस प्रकार से ये की इंसर्ट कर दी। तो मेटल की वो रोड जो पॉजिटिव पोल से जोड़ दी गई उसको हम बोलते हैं बेटा एनोड, ये पॉजिटिव पोल। और मेटल की वो रोड जिसको नेगेटिव पोल से जोड़ दिया गया उसका नाम रख दिया कैथोड। यहाँ पे एयर को इनलेट और पंप करने के लिए यहाँ पे एक पंप लगा दिया जिसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। ये 60 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब थी जिसका नाम रख दिया डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। अब विलियम क्रूक्स ने क्या किया, 10,000 वोल्ट, कितनी वोल्टेज दी, 10,000 वोल्ट। यहां पे उसने एयर भर दी। एयर भरने के बाद उसने जैसे ही की को इंसर्ट किया तो ये पाया गया कि भाई नॉर्मली एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसने लिया और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर यहाँ पे जो गैस थी, इतनी ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद भी यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स में किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं थी। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया
कि जो गैस होती हैं यानी कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी है। 1960s के आसपास विलियम क्रुक्स ने ये प्रूव कर दिया कि जो एयर है यानी कि गैसेस जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। क्यों प्रूव हुआ कि भाई इतनी ज्यादा वोल्टेज 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा होती है, हमारे घर में 220 वोल्ट होती है, तो उससे इतनी ज्यादा वोल्टेज देने के बाद भी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो इसने जो है डिस्कवरी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। फिर जो है सेम एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे 1960s नहीं 1860s के आसपास की बात करते हैं, 1798-99। तो यहाँ पे फिर जो है 19 साइंटिस्ट आए हमारे पास और वो थे जे थॉमसन। उससे पहले भी और बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे, जैसे ई गोल्डस्टेन वगैरह थे, वो भी ऐसे ही काम कर रहे थे। तो जे थॉमसन भी इसके ऊपर यानी कि 1896 के आसपास जो है काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई क्यों नहीं यहाँ पे प्रेशर कम कर दिया जाए। तो वैक्यूम पंप की मदद से विलियम क्रुक्स ने इतनी ही ज्यादा यहाँ पे उसने जो है एयर भर दी, और एयर भरने के बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर ही यहाँ पे उसने एयर ले ली, और एयर भरने के बाद जो प्रेशर है उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो प्रेशर कम करते हैं। तो पहले एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर उसने प्रेशर को एकदम से कम कर दिया, यानी कि प्रेशर जो है वैक्यूम पंप की मदद से, जब प्रेशर 10⁻² एटमॉस्फेयर, कितना कर दिया 10⁻² एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे उनकी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होनी शुरू हो गई। फिर उसने प्रेशर को और कम कर दिया, और जैसे ही प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर आया, तो ये जो है कंडक्टेंस यानी कि जो गैस यहां पे भरी हुई थी उसके पार्टिकल्स ने कंडक्टिविटी शो कर दी। इसका मतलब लो प्रेशर के ऊपर जो गैसेज होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। फिर उसने देखा कि यहाँ पे कुछ एक जो है गलो प्रोड्यूस हो रही थी। फिर उसने दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको परफोरेटेड ले लें। क्या ले लें? परफोरेटेड, यानी कि इसमें छोटे छोटे उसने क्या कर दिए, सुराख कर दिए। जैसे ही परफोरेटेड एनोड लिया, तो ग्लास ट्यूब के पीछे की तरफ एक ग्रीन कलर की गलो आ गई, और यहां पे ग्रीन कलर की गलो आते ही जे थॉमसन के चेहरे पे भी एक चमक आ गई। उसने देखा कि कुछ तो है, यानी कि कुछ रेज, कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, किधर से, एनोड से आ रहे हैं, सॉरी कैथोड से पार्टिकल्स आ रहे हैं, और इस परफोरेटेड यहां से होते हुए इस दीवार के से टकराएंगे ग्लास ट्यूब से, और इसके ऊपर क्या कर दे, ग्रीन कलर की प्रोड्यूस हो गया। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्या ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया बेटा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो पार्टिकल्स थे, जो एनोड की यानी कि कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही थी एनोड की तरफ से, यानी कि इस प्रकार से कुछ पार्टिकल्स थे जो एनोड से की तरफ से, यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। अब जैसे ही उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स कैथोड की तरफ से आ रहे थे वो किसकी तरफ मूव हो गए, पॉजिटिव पोल की तरफ। इस बात ने ये प्रूव कर दिया कि जो पार्टिकल्स कैथोड की तरफ से आ रहे थे उनके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने ये प्रूव किया कि भाई सम पार्टिकल्स एट वेरी लो प्रेशर जनरेटेड फ्रॉम ए कैथोड्स, कहां से, कैथोड से जनरेट हुए, और
उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि वो किसकी तरफ मूव कर गए? पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर गए। तो उसने उन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का नाम रख दिया कैथोड रेज। तो यहाँ पे कैथोड रेज जो है, इससे पहले भी और एक दो साइंटिस्ट ने काम किया था, लेकिन मेन जो काम जो है जे थॉमसन का काउंट होता है। तो द रेज विच आर जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड आर कॉल्ड कैथोड रेज। फिर यहाँ पे देखा गया कि भाई क्या जो है नेचर चेंज हो जाती है? कैथोड से जो रेज या पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, क्या उनकी नेचर चेंज हो जाती है? फिर यहाँ पे उसने हाइड्रोजन गैस भर दी। हाइड्रोजन गैस भरी तो भी चार्ज बाय मास रेशियो सेम थी। फिर उसने ऑक्सीजन गैस भरी, उसके केस में भी सेम थी, नाइट्रोजन के केस में भी सेम थी। इसका मतलब है कैथोड से जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे थे वो इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उसके इंडिपेंडेंट थे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो कैथोड से पार्टिकल्स रिलीज हुए वो यूनिवर्सल पार्टिकल्स थे, वो मटेरियल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पे उसने उसका नाम रख दिया कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट जो है कैथोड रेज, यानी कि द रेज विच आर जनरेटेड फ्रॉम ए कैथोड, नाम क्या रख दिया? कैथोड रेज। अब पहला पॉइंट यहाँ पे, इनके ऊपर कैसा चार्ज बेटा? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। यहाँ कैसे प्रूव हुआ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ क्या कर गई? मूव कर गई है। तो यहाँ पे कैथोड रेज के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव पोल की तरफ। फिर क्या किया गया कि उसने इनके रास्ते में क्या कर दिया? एक पैडल रख दिया, और इन्होंने इस पैडल को क्या करना शुरू कर दिया? रोटेट करना शुरू कर दिया। इसने इस बात को प्रूव किया कि जो कैथोड रेज थी दे आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है बात। फिर जो है यहाँ पे उसने इनके रास्ते में क्या कर दिया बेटा? एक कार्डबोर्ड रख दिया। तो इससे यहाँ पे क्या बन गई? शैडो बन गई। शैडो बनने का मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज हैं दे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई है, दूसरा इनके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, दे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर उसने क्या किया बेटा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये जो पार्टिकल्स थे यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ थोड़े से डिफ्लेक्ट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। तो इसका मतलब जो कैथोड रेज थी दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसने क्या किया कि इनके रास्ते के अंदर एक हार्ड मेटल यानी कि टंगस्टन रख दी। कौन सी मेटल रखी? टंगस्टन मेटल रख दी। टंगस्टन मेटल रखने के बाद एक स्पेशल टाइप की रेज प्रोड्यूस हो गई, और वो रेज यहां से कौन सी रेज निकली? एक्स रे। तो व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स टू ए हार्ड मेटल दे प्रोड्यूस ए एक्स रेज। क्लियर है बात? फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। तो फिल्म रख दी जो पहले कैमरे के अंदर डालते थे, तो फोटोग्राफिक प्लेट रखी तो दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फिर जो है यहाँ पे उसने गैसेज भरी। तो गैस भरी तो इसका मतलब क्या था कि ये गैस को क्या कर देती हैं? जैसे हाइड्रोजन गैस थी तो हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई? आयनाइज हो गई। इसका मतलब क्या है कि दे आयनाइज द गैसेस। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की बेटा हमने। तो कैथोड रेज की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो जे थॉमसन को जाता है। तो काम बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है। तो कैथोड रेज, पहली बात डेफिनेशन रिपीट कर दें, द रेज विच आर जनरेटेड फ्रॉम ए कैथोड आर कॉल्ड ए कैथोड रेज, दे कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज बेटा? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, and they are independent of the gases filled in the discharge tube। इसका मतलब है कैथोड रेज आर यूनिवर्सल पार्टिकल्स।
यानी बाद में चल के इनका नाम रख देंगे हम इलेक्ट्रॉन्स। फिर जो है इनके दे आर मेड अप ऑफ, तीसरी प्रॉपर्टी जो है दे आर मेड अप ऑफ ए मेटेरियल पार्टिकल्स, क्यों है दे रोटेट द व्हील्स लाइट व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। फिर जो है दे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दे प्रोड्यूस शैडो, इस बात ने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। दे अफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट, दे are affected by magnetic field and they ionize the gas through which they pass. When cathode rays strike to a hard metals they produce a X-rays। तो ये थी बेटा प्रॉपर्टीज किसकी, हमारे पास कैथोड रेज की। अब कैथोड रेज के ऊपर काम करने के बाद जे थॉमसन ने जो है इसका चार्ज बाई मास रेशियो निकाली, और साइंटिस्ट थे मिलिकन्स, उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से भी इसकी चार्ज बाई मास रेशियो निकाली, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे जे थॉमसन ने उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? द फंडामेंटल पार्टिकल्स, the fundamental subatomic particles of an atom which has one unit negative charge and whose mass is equal to that of the 1/1837 to the mass of one atom of a hydrogen। यानी कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है और जिसका मास हाइड्रोजन के मास का कितना 1837वां हिस्सा होता है। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हुआ उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन। It is the subatomic particles which has one unit negative charge, which has one unit negative charge and mass equal to 1/1837 of the mass of one atom of hydrogen। It is represented by E और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, और चार्ज जो है वो नेगेटिव है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बेटा 9.1 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर हुई बात? आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.619 ये एक यूनिट होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मास जो है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की उपलक्ष्य में 1897 के आसपास जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिल गया था। तो नोबेल प्राइज मिलने के बाद बड़ी खुशी होगी, क्या बात है, जे थॉमसन। अब इससे पहले एक इसके साथी थे और वो काम कर रहे थे बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही, और वो थे हमारे पास ई गोल्डस्टीन। लेकिन दो साथी हों और यदि उनमें से एक को कोई बड़ा सम्मान मिलता है तो दूसरे को खुशी नहीं होती है, जलन होती है।
तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हो किसने कर दी, जे थॉमसन ने। तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो था बेटा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट है हमारे पास ई गोल्डस्टीन, उसने भी क्या किया, ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये बन गया नेगेटिव पोल, ये क्या हो गया पॉजिटिव पोल, ये हमारे पास कैथोड, और ये हो गया एनोड। वैक्यूम पंप लगा दिया यहां पे, वैक्यूम पंप, ये की इंसर्ट कर दिया। अब साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टीन। ये 1870 के आसपास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, लेकिन क्या हुआ कि भाई इसको बाद में सफलता मिली, हो सकता है पहले भी मिल गई हो, लेकिन एक स्टोरी है जो हमारे टीचर ने हमें सुनाई थी, मैं आपको सुना देता हूं। अब ये दोनों साथी रहे होंगे जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन, और एक साथी को यदि नोबेल प्राइज मिल जाता है और दूसरे साथी को नहीं मिलता है तो उसको खुशी नहीं होती है, उसको गम होता है। मान लीजिए भाई हमारा कितना ही खास दोस्त हो, यदि उसके हमारे से ज्यादा नंबर आ जाए ना, बस दुख बहुत होता है, चाहे एक भी आ जाए। तो ऐसे ही ई गोल्डस्टीन के दिमाग में भी गुस्सा था, लेकिन एक आइडिया जरूर था कि जब एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उसने क्या किया कि भाई एक्सपेरिमेंट को फिर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना शुरू किया। तो वही जब प्रेशर जो है कितना बेटा 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक था, तो यानी कि परफोरेटेड कैथोड, ये सॉरी एनोड जो था कैसा था, परफोरेटेड। तो यहां पे ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस आ गई। अब ई गोल्डस्टीन को गुस्सा था कि भाई यदि इस कैथोड में से उसने इसको निकाल लिया, और निकालने के बाद क्या किया कि भाई यदि इसमें से कुछ नहीं निकलता तो क्या जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिलता। तो उसने गुस्से में इसको निकाल के और एक लोहे का सुआ लेके और इसमें सुराग कर दिए, बोले अच्छा इसमें तो नीके में निकले, तो जे थॉमसन ने के में मिले। तो उसने क्या कर दिया बेटा, कैथोड के अंदर सुराग कर दिए, होल बना दिए, जो कैथोड था उसके अंदर क्या बना दिए, होल। तो यहां भी क्या ले दिया, परफोरेटेड कैथोड। ई गोल्डस्टीन की गलती यही थी, उसने जो है कैथोड या एनोड जो थे वो परफोरेटेड नहीं लिए थे। जे थॉमसन को सफलता इसलिए मिल गई कि एनोड उसने क्या ले लिया, परफोरेटेड ले लिया। अब उसने किसको परफोरेटेड कर दिया, कैथोड। फिर उसने यहां पे हाइड्रोजन गैस भर दी। तो जब प्रेशर लगभग इतना ही किया उसने, और इतनी यहां पे लगभग 10,000 वोल्ट, तो 10,000 वोल्ट उसने अप्लाई की, तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो परफोरेटेड कैथोड के सुराग से पास हो रहे हैं। ये जो होल थे, इन होल में से पास होकर के किसके पीछे, जो पीछे कैथोड के पीछे ग्लास ट्यूब थी, यहां पे एक येलोविश ग्लो आ गई। क्या आ गई, येलोविश ग्लो, चमक सी आ गई। और वो चमक फिर ई गोल्डस्टीन के चेहरे पे मिला, आह मिल गया ना। गलती क्या थी, उसने परफोरेटेड ना एनोड लिया ना कैथोड लिया, तो उसने एनोड तो एज इट इज ले लिया, और जिसमें कोई सुराग नहीं थे, लेकिन कैथोड के अंदर क्या कर दिए, होल बना दिए। जब बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ, तो फिर उसने देखा कि भाई कुछ पार्टिकल जो हैं
एनोड की तरफ से सीधे आ रहे हैं और जो कैथोड के अंदर होल थे उनके अंदर से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो फिर उसने उनका नाम रख दिया एनोड रेज। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि जो एनोड रेज हैं वो एनोड से पैदा होती है, नहीं। ये तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस भरी थी वो आयनाइज हो गई थी और उनके आयनाइज होने से जो है अब ये पॉजिटिव आयन हो गए हैं और ये पॉजिटिव आयन इधर नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे, सीधी सी बात है, और होल में से पास हो गए। यानी कि जो एनोड रेज थी वो एनोड से पैदा नहीं होती हैं, ये आयनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस हुई और इसलिए नाम क्या रख दिया, एनोड रेज। इनको कैनाल रेज भी बोल देते थे, यानी कि इन होल में से पास हो रही थी, इसलिए नाम क्या रख दिया उसने, इनका कैनाल रेज भी रख दिया। फिर उसने जल्दी से क्या किया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब जो होल की बजाय जो चमक थी वो इनकी बजाय जो है किसकी तरफ चली गई, वो नेगेटिव पोल की तरफ। जहां भी उसने नेगेटिव पोल रखा उसी की तरफ क्या होगी, येलोविश ग्लो आ गई। इसका मतलब है जो एनोड की तरफ से जो पार्टिकल्स आ रहे थे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वो किसकी तरफ गए, नेगेटिव पोल की तरफ। फिर उसने भी इनके रास्ते में क्या रख दिया, एक पहिया रख दिया और ये घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब ये भी मटेरियल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। फिर क्या किया उसने, इनके रास्ते में ये जो गैस भरी वो भी क्या होगी, आयनाइज होगी। फिर सबसे डिफरेंस की बात क्या थी कि भाई हाइड्रोजन गैस के केस में यहाँ पे चार्ज बाई मास रेशो अलग थी, ऑक्सीजन ली तो वो अलग थी, नाइट्रोजन ली तो अलग थी। इसका मतलब है जो एनोड की तरफ से जो पार्टिकल जा रहे थे वो एनोड से पैदा नहीं हो रहे थे, वो यहाँ पे जो गैस भरी हुई है उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो फिर उसने चार्ज निकाला हाइड्रोजन के केस में और वो चार्ज जो है कितना मिला, 1.6 गुणा में 10⁻19 कूलम्स पॉजिटिव पाया। फिर जो है यहाँ पे मास निकाला गया और जो मास निकाला गया उसका क्या था बेटा, मास जो है 1.67 गुणा में 10⁻27 किलोग्राम, यानी कि दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए हाइड्रोजन। अब जो एनोड रेज थी उनका नाम क्या रख दिया बेटा, प्रोटॉन, क्योंकि इनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, प्रोटॉन इट इज द सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विच हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज मास इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए हाइड्रोजन। क्लियर। तो इसकी खोज किसने की बेटा, ई गोल्डस्टेन ने की। और जैसे ही इसको प्रोटॉन की खोज हुई तो फिर जो है ई गोल्डस्टेन को भी क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिल गया और दोनों को साथियों को नोबेल प्राइज मिल गया, तो फिर दोस्त बन गए। तो यहाँ पे प्रोटॉन की डेफिनेशन देते हैं बेटा, क्या है प्रोटॉन, देखिए it is the subatomic particles which has 1 unit positive charge and has mass equal to 1 atom of hydrogen. It is represented by समान P लिख के उसके ऊपर पॉजिटिव साइन दिखा देते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein.
चार्ज ऑन प्रोटॉन वो है हमारे पास 1.6 10⁻⁻⁻ कूलम्स पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर है बात बेटा? तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन यूनिवर्सल पार्टिकल्स नहीं था, इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल पार्टिकल्स था। यहाँ पे जो चार्ज बाई मास रेशियो वो चेंज होती जा रही थी जो भी गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में भर रहे थे। तो ये था बेटा हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो डेफिनेशन याद रखनी है। बाकी जो है कैथोड एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी हैं उनकी एक ब्रीफ रीडिंग सी ले लेनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा कुछ है नहीं। ठीक है, अब जो है आगे जो है हम करते हैं जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे मजाक की बात है, तो ये भी एक स्टोरी सी है, मेरे टीचर ने बताई, मैं भी कह देता हूँ। भाई दोनों साथी थे, जे थॉम्सन और ई गोल्डस्टेन, और दोनों को नोबेल प्राइज मिल गए। तो इसका मतलब है फिर दोबारा से दोस्त बन गए। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन दोनों जो है, गर्मियों का सीजन था, तरबूज खा रहे थे और नहर के ऊपर बैठे हुए थे, और एक दो पत्रकार महोदय आ गए और वो पूछने लग गए कि भाई आज तो दो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, बताइए कि भाई आपने इलेक्ट्रॉन खोज दिया, इन्होंने गोल्डस्टेन ने जो है प्रोटॉन खोज दिया, अब एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या विचार है। तो जे थॉम्सन जो है बड़े तेज दिमाग का था, वो कहने लगा भाई तरबूज खा के बताऊं अब पहले ही बताऊं। बोला जी पहले ही बता दो। बोला सुनो भाई। बोले हाँ। बोला जो एटम जो है इस तरबूज जैसा है। बोला वो कैसे? बोला अभी बता देता हूं। एटम जो है इस तरबूज जैसा है। बोले इसके अंदर जो ये काले काले बीज जो दिखे। बोले ठीक है जी। बोले ये जो हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन है। बोले ठीक है। और इसके अंदर जो इडिबल पार्ट है वो बोले भाई साहब का प्रोटॉन है। कहने का मतलब है जे थॉम्सन ने उसकी जो है एटम का जो कंपैरिजन है वो किसकी तरह कर दिया? तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह कर दिया। बोले वाह जी वाह, क्या बात है जे थॉम्सन साहब, बड़ा जबरदस्त दिमाग पाया है। बोले भाई दिमाग तो जबरदस्त है ही। फिर एक दिन यूं ही दोनों किसी बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, और बर्थडे पार्टी में जो है बहुत जबरदस्त केक था। मान लीजिए भाई ये केक, और उसको ऊपर भाई काजू बादाम किशमिश, आहा हा हा। और केक देखते हैं भाई थॉम्सन के मुंह में पानी आ गया। और लेकिन भाई किसी ने नोबेल प्राइज मिल जाए तो फिर उसकी पूछ गणी हो जाएगा। तो वो बर्थडे वाला का ध्यान कम दे के और थॉम्सन दो एक जना फिर बोला, बोला जी थॉम्सन साहब बताओ, मैं एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या विचार है। बोला भाई बता तो दूंगा फिर टाइम लगेगा। बोला ना बता दो केक का सारा ही जाएंगे। बोले आ जाओ भाई सुनो। बोले के? बोला जो है ना एटम जो है इस केक जैसा है। बोला कैसे? बोला ये जो घास फूस है, मतलब जो ब्रेड टाइप में है, ये तो बोला प्रोटॉन। और बोला इसमें जो किशमिश लग रही है, काजू हैं, बादाम है, यानी कि जो रेजिन लगे हुए हैं,
ये बना के हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उन्होंने काट खाई गया और सारा न पहले हैप्पी बर्थडे मनाया गया उसका। तो फिर पत्रकार कहने लगे, बोला जी कुछ दिन पहले तो आपको तरबूज जैसा, और बोला आज को बोला रेजिन पुडिंग मॉडल, बोला इस केक जैसा। बोला ये क्या बात है? बोला भाई मुँह है बात से, बोला मेरे दिमाग में जो बात बनाई वो उन्होंने बताई दी, बाकी तो हम देख लियो। बोले जी ठीक है। तो इसके आधार पे स्टोरी है, झूठी है सच्ची है मुझे नहीं पता है। तो जे थॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया बेटा, और उसको क्या बोलते हैं? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स इन विच electrons are embedded. Hence, total number of positive charge is neutralized by the negatively charged electrons and atom is electrically neutral. तो ये उसने क्या कहा? According to जे थॉमसन atomic models, atom consists of a positively charged spheres in which negatively charged electrons are embedded and number of electrons and protons are equal, so atom is electrically neutral. So this model is compared with to that of the watermelon, so it is called a watermelon atomic models, or it is compared with the resin pudding, so it is called resin pudding models. ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। तो यहाँ पे ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, झूठी साची कहानियाँ हैं बना रखी हैं, लेकिन आपने आज जो याद रखना है वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है, एनोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन मतलब उसका चार्ज कितना है, मास कितना है, किसने खोजा है, प्रोटॉन का चार्ज किसने खोजा है, मतलब कितना चार्ज है, कितना मास है, ये आज की वीडियो का कंक्लूजन है। फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स यानी कि इट एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in this just like to that of the seeds in watermelons, or it is compared with to that of the watermelon। तो इस प्रकार से ये याद रखना है, पेपर में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बुक की रीडिंग लीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए बेटा। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है, बहुत ही प्यारी सी यूनिट है, इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगा आपको, तो इसलिए पढ़ना शुरू कीजिएगा। नोट्स जो हैं मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें से आप ले सकते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है बेटा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा 9813547787।